Good morning, Bacha Party. I hope you all are doing well. Start करें. Let's start our NCERT exampler and start our NCERT exampler question one by one. तो आप लोग भी अपनी अपनी NCERT exampler खोल के बैठ जाइए और मैंने भी NCERT exampler खोल ली है. पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्किल वुड बी. और ध्यान दो, चार जो ऑप्शन उसने दिए हैं वो है 0, पाई आर, 2r और 2 पाई आर. ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है पाई आर, 2r और 2 पाई आर, पाई आर, 2r और 2 पाई आर. और बोल रहा है, ध्यान दीजिए, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r. एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में r रेडियस पे मूव कर रहा है. द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्किल वुड बी. ध्यान दो, वो पूछ रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, चलिए, और आधा सर्किल मतलब हाफ सर्किल मूव करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसकी रेडियस इसने कितनी दी है, R दी है. ध्यान दीजिए, तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी, R, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी ये भी रेडियस ये कितनी है, R. अगर वो आधा सर्किल ट्रेवल करता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन खींचो, ये भी R, टोटल कितना हो गया, 2R. सिंपल. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ. समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल. इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज. एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी u. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज, वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये वो पूछ रहा है. अब ध्यान दीजिए, और इसके जो ऑप्शन 4 दिए हैं उसने, u अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी और u अपॉन 2g. मैं लिख देता हूं, u अपॉन जी ऑप्शन ए, b है बेटे u स्क्वायर अपॉन 2g, c है बेटे u स्क्वायर अपॉन जी और d है u अपॉन 2g. ये 4 ऑप्शन है. अब जरा इस बारे में बात कर लेते हैं. वो बोल रहा है, ध्यान दीजिए, एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, मैक्सिमम हाइट. ध्यान दो, मैं पहले भी कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक, a की वैल्यू -g हो जाती है, ठीक, s की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हाइट की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है, और हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी u से इसने ऊपर की तरफ फेंका है. अब हमारे पास v है, u है, a है, ऐसा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. अब जरा वैल्यू इंप्लीमेंट करो, ध्यान दो, 2, a की वैल्यू कितनी बच्चा, -g, तो -g, s की वैल्यू कितनी है, h, इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर एज इट इज. यहां क्या बचा, माइनस के 2gh इक्वल टू माइनस u स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू कितना आया, 2g मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर ले जाओ, डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g. देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन. आई थिंक समझ में आ गया. नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसके रेशियो के बारे में बात कर रहा है. ठीक, आगे क्या बोल रहा है वो, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज a always less than 1, b always equal to 1, c always more than 1 और d equal or less than 1. less than 1, equal to 1, more than 1, equal or less than 1. ध्यान दो, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो निकालना है. अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए. मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूं कि हम जानते हैं डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी रह सकती है, निगेटिव भी रह सकती है, जीरो भी रह सकती है. एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट तो इक्वल रहेंगे. इसका मतलब है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. पहले इधर ध्यान दो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर. ध्यान दो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा, भाई क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, और सेम लाइन पे स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर सेम डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा. इसका मतलब डिस्टेंस या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के. इसको फ्लिप कर दो, क्या कर दो, इसको फ्लिप कर दो. तो डिस्टेंस, यहां ध्यान दो, इसको ऐसे लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू
डिस्टेंस क्यों किया वो भी समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ बेटे डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, यहां भी डिस्टेंस से डिवाइड कर दो और यहां भी डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, कर दिया। डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल, यहां क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, हाँ जी ये है आपका इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। पहले इसे नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिख लेते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कह क्या रहा है क्वेश्चन, जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये क्वेश्चन ने कहा है। देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद, तो फिर ऑब्जेक्ट किससे चल रहा है, और इन चारों ऑप्शन में से यू हैव टू टिक वन। कैसे करना है, वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बेटे v माइनस यू अपॉन टी। अब मुझे सिंपल से जवाब देना बेटे, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाओगे तो वेलोसिटी ही तो आएगा, तो मैं लिख सकता हूं v माइनस यू का आंसर भी एक v ही रहेगा, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी तो रहेगी ना, 4 में से 2 घटाओ तो 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब ध्यान दो बेटे वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल या इनिशियल की बात नहीं कर रहे, जस्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इस v की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इस वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और होल के अपॉन में कितना चल रहा है, t। अब ध्यान दो, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, इधर देखिए a की वैल्यू हो जाएगी आपकी, सॉरी इधर देखिए a की वैल्यू हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब इस टाइम के स्क्वायर को इधर ले जाओ तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, अब मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर रहा हूं, अगर s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स t स्क्वायर। प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। अच्छा, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग s इक्वल टू क्या हो गया, a t स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन कर दो तो k इक्वल टू क्या आ गया, a। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, जब वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी k की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। तो आंसर क्या हुआ इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले इसे नोट कीजिए, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जरा क्वेश्चन पे आ जाएं। ये आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द ग्राफ VT 8.1, यानी ये जो ग्राफ है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, और ये गैस करके बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्राफ जो है, ये किस ऑब्जेक्ट के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट है, मोशन है, एक्सेलरेशन है, क्या है। अब जरा ध्यान दो, मैं ये ग्राफ पहले भी बनवा चुका हूं, दिस ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा से समझा देता हूं बेटे। अगर हम ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर ग्राफ में अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वेलोसिटी घट रही है, आगे की तरफ जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। अब अगर मैं इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं, तो ना तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है, वो एक जैसा कांस्टेंट एक ही पॉइंट पे चला जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाता तो वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे की तरफ आता तो वेलोसिटी घट रही है। अब ना वेलोसिटी घट रही ना बढ़ रही, एक जैसी वेलोसिटी है। एक जैसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन। तो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट कीजिए, फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन का मैंने मल्टीपल चॉइस और जो मेन बात कहना चाहता है वो मैंने यहां लिख दी है, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। सपोज ए बॉय इज एंजॉयिंग ए राइड ऑन मैरी गो राउंड, एक बच्चा है मैरी गो राउंड पे गोल गोल घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, विच इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है, जिस स्पीड के साथ वो घूम रहा है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड।
आगे बात करते हैं। इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज, उसके बाद वो पूछ रहा है कि बॉय कौन सी स्टेज में है, और फिर ये चार आपके मल्टीपल चॉइस दे दिया। एट रेस्ट में है, मूविंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन या कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब जरा इस बारे में हम बात कर लेते हैं बेटे। ध्यान दो, जब कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, तो इस पॉइंट पे अगर हम पूछें इसकी वेलोसिटी कहां है, तो ये रही। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी को कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेलोसिटी को हमेशा, कोई भी वेक्टर हो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। ऐसा नहीं होगा कि आपने, कोई पूछेगा कि इसकी वेलोसिटी किधर है तो आपने ये दिखा दी, फिर ये एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? अगर ये ऐसे घूम रहा है और यहां पे है, तो इसने पूछा यहां पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, तो जवाब दो कि ये रही। यहां पे इसकी वेलोसिटी की, तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच दो, ये रही। इस पॉइंट पे डायरेक्शन कौन सी है, ये रही। इस पॉइंट पे डायरेक्शन कौन सी है, तो जवाब है, ध्यान दो, ऐसे बस एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक, यहां पे डायरेक्शन कौन सी है, तो इस पॉइंट पे स्केल रख के एक सीधी लाइन खींच दो। हमेशा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर वो किसी चीज के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है और उसकी डायरेक्शन का पूछ रहे हैं, तो वी कांट रिप्रेजेंट डायरेक्शन लाइक दिस, गोल गोल घूमते हुए डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज लीनियर से फिर एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कह क्या रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया घुमा तो 10 मीटर पर सेकंड से ही रहे हैं लगातार एक जैसी वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन तो हर बार चेंज हो रही है, कभी इधर है, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर। द बॉय विच इज मूविंग राउंड, जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, अलोंग द सेंटर, सेंटर के चारों तरफ। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हिज वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और बेटे चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी। अब ध्यान दो, अगर कोई पूछे कि उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है क्या वो यूनिफॉर्म है, तो जवाब है यस, 10 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म है। बट क्या उसकी वेलोसिटी सेम है, तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार। और हम ये बात जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अगर स्पीड पूछता तो हम कह देते कि भैया स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। बट ये बात कर रहा है वेलोसिटी की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी चेंज हो जाए उसकी वजह से चेंज होगी। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सेलरेशन। तो कोई पूछे कि वो किस में है, रेस्ट में है क्या, नहीं। नो एक्सेलरेशन, ये भी बात गलत। जरा इसे देखें, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि भैया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार घूमता जा रहा है, तो वेलोसिटी कैसी हो गई, यूनिफॉर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म नहीं है, कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, पहले इसे नोट कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बीन द यूनिट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, आपको याद है मैंने ग्राफ के बारे में आपको एक सिंपल टेक्निक समझाई थी कि ग्राफ में जब भी एरिया निकाल रहे हो तो इसका मतलब हम किन्हीं दो एक्सिस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किन्हीं दो एक्सिस की मल्टीप्लाई। अब वो कह रहा है एरिया अंडर वी ग्राफ, तो इसका मतलब इस ग्राफ में जो दो एक्सिस है वो कौन से हैं, V और T। और जब उनके बीच का एरिया निकाल रहे हो तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो बेटे V इंटू टी के बारे में बात कर रहा है कि ये किसकी वैल्यू देती है। अब जरा ध्यान दीजिए, V इंटू टी किसकी वैल्यू देती है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। इधर वेलोसिटी, इधर टाइम। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, वेलोसिटी इंटू टाइम लिखा हुआ है ना, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी को लिख दो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंटू टाइम, टाइम से टाइम कट गया, क्या बचा रह गया, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे समझ लो यार, ऐसे कुछ भी कर लो, आंसर डिस्प्लेसमेंट ही आना है। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। बी ऑप्शन। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं।
अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी किया जा सकता है। अब ध्यान दो कैसे कर सकते हैं, इसे भी समझ लो। हमसे पूछा है कि वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना तो पता लग गया कि ग्राफ में दो एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी है, तो जो ये दो एक्सिस हैं इन दोनों की यूनिट रख दो। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटे मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है सेकंड, सेकंड से सेकंड काट दो, आंसर क्या आ गया मीटर, तो भी ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने तीन तरीके से कर लिया, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको याद रखें, उसको समझें और आंसर को टिक कर दें। इज दैट क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? 4 cars ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, ठीक है, 4 कार हैं ABCD, ठीक है, आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ये जो क्वेश्चन के अंदर बना रखा है ये है, आर शोन इन फिगर 8.2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, और कह रहा है कि एक सही स्टेटमेंट हमें बताइए। ओके, करना कैसे है? ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो, एक सिंपल ट्रिक बताई थी, करना कुछ नहीं होता है, पॉइंट पकड़ लो, ये सारे पीक पॉइंट पकड़ लो, पकड़ लिए जी, कोई दिक्कत नहीं, और इस पॉइंट से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। ध्यान दो, इससे ये परपेंडिकुलर डाला, यहां लिख दो सी सी, ठीक, इसे रब कर दूं, यहां तो समझ में आ गया होगा, टाइम लिखा है, ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं टाइम को, टाइम, ठीक है जी, ये हो गया सी और ये भी हो गया बेटे सी। ऐसे ही डी से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक, ये डी, ये डी, ऐसे ही ए से परपेंडिकुलर डाल दो, ये ए, ऐसे ही बी से परपेंडिकुलर डाल दो। अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया? सी ने। ध्यान दो, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया? उससे कम डिस्टेंस किसने कवर किया? डी ने। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो सबसे ऊपर कौन है? सी, इसका मतलब सी ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, डी ने उससे कम किया, ए ने उससे कम किया और बी ने सबसे कम डिस्टेंस कवर किया। अब जरा नीचे आ जाते हैं, सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किसने किया? ये जैसे जैसे आगे जा रहे हो वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे कम टाइम किसने कवर किया? सबसे कम टाइम में अपना पूरा डिस्टेंस किसने कवर किया? सी ने। उससे ज्यादा टाइम किसने लिया? डी ने। सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया? ए ने। सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा टाइम किसने लिया? बी ने। इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम में, ध्यान दो इधर देखो, सबसे ज्यादा टाइम बी ने लिया, हाँ, और सबसे कम डिस्टेंस कवर किया, तो बी हो गया स्लोएस्ट, सबसे धीरे चला है। ध्यान दो, सबसे ज्यादा टाइम लेके सबसे कम डिस्टेंस कवर किया तो बी हो गया स्लोएस्ट, और सबसे कम टाइम लेके सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो सी हो गया फास्टेस्ट। अब जरा इसमें देखो कोई ऑप्शन है क्या? सी फास्टेस्ट है, सी स्लोएस्ट बता रहा है, गलत। आगे देखते हैं, कार बी इज स्लोएस्ट, कार बी स्लोएस्ट है, बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पूछ रहा है। अब ध्यान दो, मैंने यहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, तो मैंने डिस्टेंस को x से और टाइम को t से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, ताकि टाइम कम वेस्ट हो। डिस्टेंस लिखने का मतलब भी यही है। अब xt ग्राफ है और हमें बताना है यूनिफॉर्म मोशन का xt ग्राफ क्या होता है। मैं पहले भी ग्राफ ऑलरेडी समझा चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ग्राफ अगर आप ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू कैन गो ऑन टू माई प्रीवियस लेक्चर्स, अदरवाइज यहां देख लीजिए xt ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन के हमारे पास 3 ग्राफ है। अगर xt ग्राफ की बात करें तो ये है, अगर vt ग्राफ की हम बात करें तो, वेलोसिटी टाइम की ग्राफ की बात करें तो ये है। तो ये 2 ग्राफ हमारे xt मतलब यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे xt ग्राफ की बात हो रही है तो कौन सा वाला सही है? ए, ठीक, अच्छे समझ में आ गया, नोट कीजिए, फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वो कह रहा है स्लोप बताना है, और कौन सा ग्राफ है? vt ग्राफ है। vt ग्राफ का स्लोप बताना है, और मैंने बताया था, ध्यान दो, vt ग्राफ का मतलब, ध्यान दो, जब भी वो बोले vt ग्राफ तो मतलब पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस, सॉरी, पहला वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका y एक्सिस और दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका x एक्सिस। वेलोसिटी इधर गया और टाइम इधर गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब वो कह रहा है vt ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट करना है। तो स्लोप के बारे में मैंने क्या बताया था? स्लोप क्या है? तो मैंने फॉर्मूला बताया था स्लोप का, y अपॉन x, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर dy बाई dx, या फिर tan थीटा, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan थीटा का फॉर्मूला है।
जिसको इस्तेमाल करके हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव की थी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमसे स्लोप बोला है तो स्लोप का मतलब होता है बेसिकली रेशो। ये सब के सब रेशो है। समझ में आ गई? इस लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी स्लोप के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या दिया है उसने? रेशो। रेशो किसका? तो जवाब है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशो। मैंने क्या बताया? अगर वीटी ग्राफ दिया है तो वी को किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो वाई एक्सिस पे, और टी को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक्स एक्सिस पे। तो मुझे बताइए बेटे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे यार, वीटी ग्राफ का स्लोप पूछ रहा है, इसका मतलब क्या बताया मैंने? वीटी ग्राफ का अगर स्लोप पूछ रहा है तो क्या होता है? ये रेशो होता है। जब भी वो स्लोप पूछे तो ये है स्लोप्स के फॉर्मूले, जिसमें y को x से डिवाइड करना है, y वाली एक्सिस को x वाली एक्सिस से डिवाइड कर दिया, यानी v अपॉन t, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसका फॉर्मूला होता है ये? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, स्पीड, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी, द एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा इसका? सी। ये क्लियर है? चलिए, साथ ही साथ 11th क्वेश्चन पे भी चलते हैं। वी हैव एनफ स्पेस टू डू दैट क्वेश्चन। पहले से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट किया? चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ये तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल तब होगा इक्वल जब ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए straight line in the same direction। ये हम पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं और फिर से मैं दोबारा से बता देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो जाता है। इसके साथ ही हमारे सारे 11 क्वेश्चन खत्म हो गए। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर short answer type question, and the very next lecture we will go for long answer type question। इस तरीके से हम सारे के सारे एग्जाम्पलर की सारी सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इस बार ज्यादा बड़ा नहीं लगा होगा लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।